कि अगर सारे भारत के किसान किसी एक फसल को उसकी भारत में जितनी भी आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर पैदावार कर लेंगे तो उसके दाम अपने आप कम रहेंगे। माना कि महिला विद्यालयों के आसपास ये छेड़खानी वाले लड़के घूमते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह को ध्यान में रखकर हम ये नहीं कह सकते कि अब महिला स्कूल या महिला विद्यालय बनाना ही बंद कर दो। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज के ही कुछ लोग जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है वो इस अमेंडमेंट का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो सरकार को यह अधिकार है कि वो फिर से उस सब्जी या फल को, उसके स्टॉक को नियंत्रित कर सकती है। टमाटर देख लो, प्याज देख लो, कभी 8-10 रुपये किलो बिक रहे होते हैं, कभी 80 रुपये किलो पहुंच गए होते हैं। तो 2 गुना तो छोड़ो, ये तो 10 गुने भी हो जाते हैं। कि कोई केचप बनाने वाली कंपनी पर्याप्त मात्रा में टमाटर अपने पास रखे, वो फूल गोभी लेके घूम रहे हैं जिस पे 800 रुपये दाम लिखा हुआ है, 800 रुपये किलो। अगर आप अपने ट्रैक्टर को पंजाब से लेके दिल्ली आ जाते हो, आप अपने करोड़ों की गाड़ियों को पंजाब से लेके दिल्ली आ जाते हो, तो भाई उन्हीं गाड़ी उन्हीं ट्रैक्टरों में अपनी फूल गोभी भर के भी तो उस मॉल के सामने लगा सकते हो जहाँ पे 800 रुपये किलो की गोभी बिक रही है। आप बेचें 500 रुपये की गोभी। कि प्राइवेट प्लेयर्स किसी भी तिकड़म से आपके फसल की कीमत बढ़ा रहे हैं, हद से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना। आपको ही तो हमेशा शिकायत रही थी कि आप जो अन्न उगाते हो वो कौड़ियों के भाव बिकता है, उसका कोई दाम ही नहीं है जी बाजार में। आज जब आपकी फूल गोभी 800 रुपये में बिक रही है, समस्या कहाँ है? दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आपको अपने पैदा किए हुए अनाज की कीमत भी अच्छी मिले और गरीबों को वो ही अनाज सस्ता भी मिले। एक चीज़ आप कर सकते हैं, दोनों नहीं। एग्जैक्टली वही चीज़ जो कांग्रेस ने कहा था 2019 में कि अगर वो सत्ता में आएंगे, वो लेके आएंगे, वो बीजेपी ने की है। तो किसानों को इसके बारे में अगर सवाल करना भी है तो कांग्रेस से करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पोल खोल की श्रृंखला में, जिसमें हम बात कर रहे हैं मोदी जी द्वारा पारित किए हुए 3 कृषि कानूनों पे। आज हम बात करेंगे तीसरे एक्ट पर, जो था द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का अमेंडमेंट। जैसे ही ये एक्ट आया, किसान नेताओं ने अन्य एक्ट के साथ साथ इस पर भी अपनी बहुत सारी चिंताएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि बड़े कॉरपोरेट लोग खाने पीने की चीज़ों का अनावश्यक भंडारण करेंगे और ऐसा करके वह उन चीज़ों के दाम को ऊपर बढ़ाएंगे, और जब बाज़ार में उस जमा की हुई चीज़ के दाम अच्छे खासे हो जाएंगे, फिर वो उनको बेच के मुनाफा कमाएंगे। चिंता उनकी वाजिब थी। लेकिन एक काम करते हैं, अभी हम इस एक्ट के अमेंडमेंट को एक बार थोड़ा सा अलग रख देते हैं और सिर्फ इस बात पे गौर करते हैं कि अगर बाज़ार में किसी चीज़ की आमद कम हो जाती है, आपूर्ति कम हो जाती है, कमी हो जाती है उस चीज़ की, तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ उल्टा होता है, अगर कोई भी चीज़ बाज़ार में उसकी आवश्यकता से ज़्यादा आ जाए तो उसके दाम नहीं मिलते फिर। तो अगर जमाखोरों को और इस एक्ट को बीच में से निकाल दें तो आज कैसे दाम कंट्रोल हो रहे हैं? आज दाम ऐसे कंट्रोल हो रहे हैं कि अगर सारे भारत के किसान किसी एक फसल को उसकी भारत में जितनी भी आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर पैदावार कर लेंगे तो उसके दाम अपने आप कम रहेंगे, क्योंकि बाज़ार में उसकी अधिकता रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि किसानों को तो पता ही नहीं है ना कि और किसान क्या कर रहे हैं, अगर किसी एक चीज़, मान लो कि टमाटर की फसल किसी साल ज़रूरत से कम कर ली, तो उस साल टमाटर महंगा बिकेगा। तो सिर्फ ये कह देना
कि दाम का कंट्रोल, कितने में कोई चीज़ बिकनी है, ऊपर नीचे करना, ये सिर्फ जमाखोरों के हाथ में ही होगा, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। सबसे पहला कारण किसी भी चीज़ की अधिकता या कमी होना वो किसानों का उत्पादन ही होता है। कितने किसान मिलकर किसी भी चीज़ का कितना उत्पादन कर रहे हैं, ये बात अब आगे जाके ये बताएगी कि बाज़ार में अब उस चीज़ की उस साल कीमत कितनी रहने वाली है। इसके अलावा भी मौसम, क्या ऐसा तो नहीं होता है कि सूखा पड़ रहा है अधिकांश हिस्से में और सिंचाई के अभाव में कोई भी फसल मर जा रही है, उसकी बाज़ार में आपूर्ति उस साल कम रह जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि बाढ़ भी आ जाए और फसलों को ख़राब कर दें। तो मौसम की मार भी एक बड़ा कारण हो सकती है किसी भी फसल की अच्छे होने या बुरे होने में। जमाखोरी भी एक पार्ट प्ले करती है दाम को ऊपर नीचे करने में, और ये एक अभिशाप है। और समाज में ऐसे बहुत सारे अभिशाप हैं। लेकिन जब सरकारें नियम बनाती हैं तो सिर्फ इस वजह से नहीं रुक सकती कि समाज में कोई अभिशाप फैला हुआ है। माना कि महिला विद्यालयों के आसपास ये छेड़खानी वाले लड़के घूमते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह को ध्यान में रखकर हम ये नहीं कह सकते कि अब महिला स्कूल या महिला विद्यालय बनाना ही बंद कर दो। सरकारें नियम बनाती हैं एक बेहतर समाज के बारे में सोचते हुए कि समाज उस पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज के ही कुछ लोग, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, वो इस अमेंडमेंट का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अगर मान लेते हैं कि कुछ लोग जमाखोरी करेंगे और दाम को कंट्रोल करेंगे, तो एक अनुमान लगाते हैं कि उनको कितनी जमाखोरी करनी पड़ेगी। अगर हम गेहूं का एग्जाम्पल लें तो ऐसा कहा जाता है कि भारत में गेहूं का उत्पादन उसकी आवश्यकता से 30% अधिक होता है। तो अगर भारत को मान लेते हैं 1,00,000 टन गेहूं की आवश्यकता है, तो 1,30,000 टन गेहूं का उत्पादन भारत में किसान लोग कर रहे हैं। तो भंडारण करने वालों को पहले तो वो ऊपर का 30,000 टन की जमाखोरी करनी पड़ेगी। उतना करने के बाद भी अभी बाज़ार में उतने की उपलब्धता रहेगी 1,00,000 टन की जितनी की आवश्यकता है। तो वो 30,000 टन जमाखोरों का वेस्टेज है। इसके बाद और भी अगर वो 20,000 टन कर लेते हैं, तब 1,00,000 टन के मुकाबले 80,000 टन की उपलब्धता रहेगी और वो शायद ये दाम कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन वो अपने 30,000 टन जो जमा किया हुआ गेहूं है उसको तो किसी को बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी तो भारत को आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसका काउंटर हो सकता है कि भाई वो ऐसी वस्तुओं का भंडारण नहीं करेंगे जिसकी उपलब्धता अच्छी खासी है। ऐसे लोग अगर करेंगे भी तो फल या सब्जियों की जमाखोरी करेंगे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस एक्ट में ऐसी चीज़ों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट रखा हुआ है कि अगर प्राइस फल या सब्जियों का अपनी साधारण आम दाम के मुकाबले अगर 2 गुना हो जाए, मतलब कि 12 महीने पहले जितना दाम था उससे 2 गुना हो जाए, या फिर 5 साल में जो एवरेज प्राइस उस सब्जी का रहा है उससे 2 गुना हो जाए, तो सरकार को यह अधिकार है कि वो फिर से उस सब्जी या फल को, उसके स्टॉक को नियंत्रित कर सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि अरे 2 गुना तो बहुत ज़्यादा है, 2 गुना तो कभी होगा ही नहीं, तो सरकार को कभी मौका ही नहीं मिलेगा नियंत्रित करने का। लेकिन आप मुझे बताइए, कौन सी ऐसी सब्जी है जो 2-3 महीने के अंदर 2 गुनी 3 गुनी तो छोड़ो 4-5 गुनी नहीं हो जाती हो। लौकी कभी 4 रुपये किलो बिकती है, कभी 20 रुपये किलो बिकने लगती है। टमाटर देख लो, प्याज देख लो, कभी 8-10 रुपये किलो बिक रहे होते हैं, कभी 80 रुपये किलो पहुंच गए होते हैं। तो 2 गुना तो छोड़ो, ये तो 10 गुने भी हो जाते हैं। तो ये पर्याप्त अधिकार सरकार ने रखे हुए हैं अपने पास ऐसी स्थितियों में जहाँ पे कोई भी जमाखोर, बड़े बड़े जमाखोर अगर इन फल और सब्जियों की कीमत को जमाखोरी करके बढ़ाना चाहेंगे तो सरकार उन पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है। और
एक बार अगर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई तो होगा क्या? एक और बुराई जो इस बिल की लोग कर रहे हैं वो ये है कि बड़े कॉरपोरेट जो एक्सपोर्टर हैं या फिर कुछ फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनीज हैं कि भाई उनको तो आपने बाहर कर दिया है। वो इसीलिए उनको बाहर किया है क्योंकि उनके पास एक वास्तविक ज़रूरत है इन चीज़ों की। उनको ज़रूरत है कि कोई केचप बनाने वाली कंपनी पर्याप्त मात्रा में टमाटर अपने पास रखे। किसी आम का अचार बनाने वाली कंपनी को हमेशा इस बात की ज़रूरत रहेगी कि पर्याप्त आम उसके गोडाउन में पड़े रहें ताकि 12 महीने उसकी फैक्ट्री चलती रहे। फंसेगा वो स्टॉक लिमिट लगते ही जिसके पास ऐसी कोई फैक्ट्री ही नहीं है, क्योंकि नियम साफ साफ कहता है कि स्टॉक लिमिट लगने के बाद सिर्फ वही लोग रख सकते हैं माल जिनके पास या तो कोई फैक्ट्री है, जो फूड प्रोसेसिंग करते हैं जिनको आवश्यकता है, या एक्सपोर्टर हैं। और एक्सपोर्टर के पास भी जितना माल पड़ा हुआ है उतने का ऑर्डर होना चाहिए बाहर से। अगर कोई साधारण आदमी, बड़ा पैसे वाला, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए कि उसके पास ना कोई फैक्ट्री है ना वो एक्सपोर्टर है, जमाखोरी करेगा तो किन्हीं भी परिस्थितियों में वो फंस सकता है। जहाँ उसके पास अच्छा खासा स्टॉक है, लेकिन जब उससे पूछने लोग आएंगे सरकारी अधिकारी कि क्यों आपने किया और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, उसके लिए जेल का भी प्रावधान सरकार के पास है। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उस वीडियो में क्या है कि एक किसान भाई हैं, वो फूल गोभी लेके घूम रहे हैं जिस पे 800 रुपये दाम लिखा हुआ है। 800 रुपये किलो के भाव से वो पता नहीं किसी मॉल से वो फूल गोभी लेके आए। ये देखिए, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो कोई भी आलू ले ले, टमाटर ले ले, गोभी ले ले, उस पर जितना चाहे उतने का टैग लगा दे और बेचने के लिए वो खड़ा हो जाए। मायने ये बात रखती है कि क्या वाकई में वो चीज़ उतनी की बिक रही है? क्या फूल गोभी की कीमत आज भारत में क्या वाकई में ही 800 रुपये किलो है? और अगर आप कहते हैं कि हाँ भाई है, तो मुझे ये बताइए कि फिर वो किसान जो फूल गोभी उगा रहे हैं उनको किसने रोका है कि वो जाके 600 रुपये क्यों नहीं बेच देते हैं उसी मॉल के सामने? 600 छोड़ो, वो जाके 500, 400, 300, 200 रुपये किलो क्यों नहीं बेच देते हैं उस फूल गोभी को? अगर आप अपने ट्रैक्टर को पंजाब से लेके दिल्ली आ जाते हो, आप अपने करोड़ों की गाड़ियों को पंजाब से लेके दिल्ली आ जाते हो, तो भाई उन्हीं गाड़ी उन्हीं ट्रैक्टरों में अपनी फूल गोभी भर के भी तो उस मॉल के सामने लगा सकते हो जहाँ पे 800 रुपये किलो की गोभी बिक रही है। आप बेचें 500 रुपये की गोभी, लोग तो आपसे लेंगे। अगर 800 की ले रहे हैं वहाँ पे लोग, तो ताज़ा ताज़ा आपसे लेंगे 500 की। आप तो 100 रुपये किलो बेच के भी इतना बड़ा मुनाफा कमाओगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सारे आर्ग्यूमेंट्स को दरकिनार करके अगर मैं ये भी मान लेता हूँ कि प्राइवेट प्लेयर्स किसी भी तिकड़म से आपके फसल की कीमत बढ़ा रहे हैं, हद से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना। आपको ही तो हमेशा शिकायत रही थी कि आप जो अन्न उगाते हो वो कौड़ियों के भाव बिकता है, उसका कोई दाम ही नहीं है जी बाज़ार में। आज जब आपकी फूल गोभी 800 रुपये में बिक रही है, समस्या कहाँ है? आपको किसने रोका है कि आप उस फूल गोभी को 500 में नहीं बेच सकते जी, आप 400 में नहीं बेच सकते जी? जिस मॉल में वो 800 में बिक रही है उसके सामने आप क्यों नहीं जाकर उसको 400 की बेच सकते हैं? इस काम को करने के लिए क्रिकेटर और हीरोइन करोड़ों रुपए ले लेते हैं आपकी सेल बढ़ाने के लिए, आपकी चीज़ों के दाम बढ़ाने के लिए। कोई आदमी आपको फ्री में करके दे रहा है और आपको आफत आ रही है, क्यों? एक और आर्ग्यूमेंट कि भैया दाम बढ़ जाएंगे, हमारे लिए फिर भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन गरीबों का क्या? बेचारा गरीब तो मर जाएगा। आप गरीब के बारे में सोच क्यों रहे हैं? वो आपका काम नहीं है, वो सरकार का काम है उनको खाना देना, उनको घर बनवाना।
दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आपको अपने पैदा किए हुए अनाज की कीमत भी अच्छी मिले और गरीबों को वो ही अनाज सस्ता भी मिले। एक चीज़ आप कर सकते हैं, दोनों नहीं। दोनों चीज़ें तभी हो सकती हैं, आपके अनाज को अच्छा दाम मिले और सरकार अपनी जेब से पैसा खर्च करके गरीब को वही अनाज कम दामों में खिलाए। आप इसलिए उस गरीब की चिंता छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने माल के बारे में बात करें कि आपको अच्छा दाम मिले। और अंत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात के साथ मैं अपने इस एपिसोड को ख़त्म करूंगा। ये आप देख रहे हैं, ये है बीजेपी का 2019 का मैनिफेस्टो। ये जो 3 एक्ट बीजेपी लेके आई है, ये मैंने किसानों की आय दोगुनी के नाम से इन्होंने एक पूरा सेगमेंट लिखा हुआ था। ये कम से कम 1, 2, 3, 4 पेजों का है। इस 4 पेजों में कहीं भी इन बातों का जिक्र नहीं है कि बीजेपी इन एक्टों को अपने इस कार्यकाल में लेके आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019 का। हम निभाएंगे, राहुल जी का फोटो है सामने। किसानों के संबंधित उन्होंने सिर्फ एक पेज पे बातें लिखी हैं। पॉइंट्स इनके 21 हैं, एक ही पेज पे लिख दिए इन्होंने। इसका लास्ट और 21 पॉइंट है, वो मैं पढ़ता हूं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की ज़रूरतों और संदर्भों के हिसाब से नया कानून बनाएंगे जो सिर्फ विशेष आपात परिस्थितियों में ही लागू होगा। और अगर आप इस अमेंडमेंट को पढ़ोगे, जो कि एक ही पेज का है, वह भी एग्जैक्टली वही बात बोलता है जो कहता है कि हमने भैया खाने की बहुत सारी चीज़ों को अब इस अधिनियम से बाहर कर दिया है। अब उन पे कोई भी लिमिट नहीं होगी, लेकिन लिमिट होगी तो विशेष आपात परिस्थितियों में ही होगी। एग्जैक्टली वही चीज़ जो कांग्रेस ने कहा था 2019 में कि अगर वो सत्ता में आएंगे, वो लेके आएंगे, वो बीजेपी ने किया। तो किसानों को इसके बारे में अगर सवाल करना भी है तो कांग्रेस से करना चाहिए। इस बात को कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।